पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो कि हाई टाइम फ्रेम का डायरेक्शनल बायस से मुझे पता करना है। जब मेरा डायरेक्शनल बायस हाई टाइम फ्रेम का क्लियर होगा, एक स्ट्रांग बायस होगा, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को फाइंड करना और उसके साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करना, रिस्क रिवार्ड डिसाइड करना। तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप कैसे फाइंड करें, क्यों ये ज़रूरी होता है, इसको देखते हैं। जब मेरा डायरेक्शनल बायस क्लियर हो जाएगा हाई टाइम फ्रेम का, तो जो भी मेरा डायरेक्शनल बायस का आइडिया होगा बुलिश बेयरिश, उसको मैं अपने लोअर टाइम फ्रेम में, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में उस आइडिया को ट्रांसफ़र करेंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे और उस हिसाब से वहाँ पे लेवल को और से ज़्यादा रिफाइन करेंगे। तो ट्रेड सेटअप जो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है वो क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि उस ट्रेड के प्रॉफिट में जाने की संभावना ज़्यादा है और उसमें लॉस बहुत कम है। लो रिस्क हाई रिवार्ड है वो। तो वही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप कहलाएगा जिसमें रिस्क कम हो या मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने की संभावना जिसमें बहुत कम हो, मार्केट के मेरे फेवर में या मेरे एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाने की संभावना ज़्यादा हो, जो कि मेरा डायरेक्शनल बायस था। बुलिश था तो मार्केट का बुलिश में जाने की संभावना ज़्यादा हो और आ, उल्टे मेरे डायरेक्शन में जाने की संभावना कम हो, पॉसिबिलिटी कम हो। और जब भी मैं ट्रेड में एंट्री लूँ तो जो भी ड्रा डाउन है या जो भी मेरा लॉस दिखे थोड़े समय के लिए, मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जाता भी है तो बहुत ही कम जाए, बहुत ही कम दिखे और तुरंत ही मार्केट क्या हो, मेरे फेवर में मूव करना शुरू हो और मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन दिखने लगे, वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप कहलाएगा। ट्रेड सेटअप ऐसा होना चाहिए, प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए प्राइस एक्शन में, और बायस तो मेरा कंफर्म होना ही होना चाहिए। और जो भी मेरे टाइम फ्रेम है, जैसे मैं 3 टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, हाई टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए, तो तीनों टाइम फ्रेम मेरे प्राइस एक्शन बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए और डायरेक्शनल बायस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप वही कहलाते हैं जिनमें बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस एक साथ काम करते हों, बहुत सारे फैक्टर मेरे ट्रेड आइडिया को, मेरे सेटअप को सपोर्ट कर रहे हों। तो इसमें मैं कंसिडर करता हूँ मेरे इंडिकेटर्स जो कि मूविंग एवरेज RSI हैं, चार्टिंग टूल्स हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल, वीवेप, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और साथ ही साथ प्राइस एक्शन। इन सब के कन्फ्लुएंस होने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर टाइम होता है। प्राइस में मूवमेंट तभी आता है जब प्राइस और टाइम क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में होंगे। और उसके बाद से हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप का एक एस्पेक्ट ये भी है कि उसमें रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो आइडियल रिस्क रिवार्ड होता है वो 1:3 होता है, लेकिन 1:2 से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। और मनी मैनेजमेंट रूल अप्लाई होना चाहिए, जो कि मैं अप्लाई करता हूँ, 1% का रूल है। तो दो बेस पे मेरे ट्रेड आइडिया या ट्रेड सेटअप फार्म होते हैं। चूँकि मैं हर टाइम फ्रेम का डायरेक्शनल बायस भी दो आइडिया से फाइंड करता हूँ, फिर उन्हें मैच करता हूँ, तो मेरे ट्रेड सेटअप भी दो तरीके से फाइंड होते हैं। पहला इंडिकेटर, प्राइस एक्शन। अगर इंडिकेटर के बेस पे और चार्टिंग टूल के बेस पे मेरा कोई सेटअप बना है, हाई टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में बन रहा है, तो फिर मैं उसे वैलिडेट करूँगा प्राइस एक्शन से, क्या प्राइस एक्शन से भी मेरा ट्रेड सेटअप बन रहा है। और अगर प्राइस एक्शन से बन रहा है तो फिर मैं उसे वैलिडेट करता हूँ मूविंग एवरेजेज और RSI से। बुलिश है तो क्या इंडिकेटर मेरे बुलिश हैं, और अगर इंडिकेटर से बुलिश है तो क्या प्राइस एक्शन से
वो बुलिश है, ट्रेंडिंग है, रिट्रेसमेंट में तो नहीं है, या रेंजिंग तो नहीं है मार्केट। ये सारे मार्केट कंडीशंस को मैं वेरीफाई करता हूँ एक दूसरे से। अगर मुझे ट्रेड सेटअप मिला है इंडिकेटर से तो वेरीफाई करूँगा प्राइस एक्शन से। अगर ट्रेड सेटअप फाइंड किया प्राइस एक्शन से तो वेरीफाई करूँगा इंडिकेटर से। तो फिर ये मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, सेटअप होगा। इंडिकेटर और चार्टिंग टूल से ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा? जो कि आरएसआई और मूविंग एवरेज से मैं फाइंड करूंगा हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन को। फिर हायर टाइम फ्रेम में मैं रिट्रेसमेंट लेवल्स को फाइंड करूंगा वॉल्यूम प्रोफाइल से मार्क करके, लो वॉल्यूम नोड, हाई वॉल्यूम नोड, और चीप और एक्सपेंसिव जोन को मार्क करके फिर रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा और लेवल मार्क करूंगा। तो फिर वो लेवल को ट्रांसपोज करता हूँ मैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में भी, और फिर ट्रांसपोज करूंगा मैं लोअर टाइम फ्रेम में भी। तो अगर मेरे बायस बुलिश है हायर टाइम फ्रेम का और मुझे बाई सेटअप देखना है, तो मेरा जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होना चाहिए वो भी बुलिश होना चाहिए और ट्रेंडिंग होना चाहिए। वो ना तो रिट्रेसमेंट में होना चाहिए, ना ही रेंजिंग होना चाहिए। लोअर टाइम फ्रेम जो कि मेरा एंट्री टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में भी प्राइस का ट्रेंडिंग होना मेरे एंट्री सेटअप के लिए ज़रूरी है। वो भी ना तो रेंजिंग होना चाहिए, ना ही रिट्रेसिंग होना चाहिए। और जो भी मेरा एंट्री पॉइंट होगा, और वो जो है कम से कम 2 चार्टिंग टूल द्वारा कंफर्म होगा। और उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि वॉल्यूम प्रोफाइल और वी वेब दोनों अगर किसी लेवल को चीप या एक्सपेंसिव जोन में, जो भी लेवल है मेरा बाई एस एल सेटअप, अगर ये दोनों कंफर्म करते हैं उस लेवल्स को एक कन्फ्लुएंस के साथ, तो ये एक मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। और एक मैं आरएसआई का रेंज एनालिसिस करता हूँ। अगर मैं बाई सेटअप देख रहा हूँ तो आरएसआई मेरा क्या होना चाहिए? बुल रेंज में होना चाहिए। सेल सेटअप देख रहा हूँ तो आरएसआई मेरा क्या होना चाहिए? बियर रेंज में होना चाहिए। और इन तीनों टाइम फ्रेम्स को मैं टाइम टाइम पे मॉनिटर करता रहता हूँ। और अगर मेरे सेटअप को हाई प्रोबेबिलिटी बनना है तो मुझे ये पता करना ही होगा कि तीनों टाइम फ्रेम में प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है और प्राइस में कोई चेंजिंग आ रही है नहीं आ रही है। इंडिकेटर मेरे जैसे पहले जो डेटा दे रहे थे या जैसा सिग्नल दे रहे थे बिल्कुल सेम वैसे सिग्नल दे रहे हैं या कोई चेंज आया है उनमें। तो इसके लिए मुझे हर 15 मिनट, 30 मिनट या 1 आवर पे मुझे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। इसके लिए मुझे हर टाइम फ्रेम में या तो स्विच ओवर करना होगा या तो फिर तीनों टाइम फ्रेम सामने होने चाहिए मेरे। अगर आरएसआई मूविंग एवरेज एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तीनों टाइम फ्रेम में अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, एक ट्यूनिंग में नहीं है, एक अलाइनमेंट में नहीं है, और मार्केट में कोई सेटअप बनता भी है प्राइस एक्शन से बने या ऐसा बने, तो वो मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ट्रैप मैं इसको कंसिडर करता हूँ। सारे लेवल्स को तीनों टाइम फ्रेम में मार्क करना ज़रूरी है। मूविंग एवरेजेस द्वारा जो भी लेवल है, वॉल्यूम प्रोफाइल का क्या लेवल है, वीवेब का क्या लेवल है, फिप का क्या लेवल है, या तो कॉपी पे नोट डाउन करें या फिर चार्ट पे मार्क करते हैं। और फिर उसको लोअर टाइम फ्रेम में और एंट्री टाइम फ्रेम में और वहाँ पे प्राइस के रिएक्शन को देखते हैं कि क्या प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग मेरे एक्सपेक्टेशन कर रहा है नहीं कर रहा है। मार्केट कंडीशन को मॉनिटर करना ही चाहिए। तीनों टाइम फ्रेम में मुझे करना होगा। तीन कंडीशन, ट्रेंडिंग, रेंजिंग और रिट्रेसिंग। तीनों टाइम फ्रेम में ट्रेंडिंग होना चाहिए मार्केट, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, और लेकिन ट्रेंडिंग होना चाहिए। और तभी जो है एंट्री सेटअप मेरा वैलिड और हाई प्रोबेबिलिटी होगा। प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड सेटअप फाइंड करना है तो प्राइस एक्शन का एक बेनिफिट ये होता है कि लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलता है और स्टॉप लॉस बहुत ही प्रॉपर और प्रिसाइज होता है। तो
प्राइस एक्शन से अगर मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप फाइंड करने हैं तो हाई टाइम फ्रेम जो कि वीकली, डेली या 4 आवर हो सकते हैं, इनमें से किसी एक में इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये इंस्टीट्यूशनल किस डायरेक्शन में इंटरेस्ट शो कर रहा है, और उस हिसाब से मुझे उन लेवल्स को ट्रांसपोज करना होगा इंटरमीडिएट और लोअर टाइम फ्रेम में। हाई टाइम फ्रेम के एफडी अरेज जो होते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट के जो अरे हैं, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक है, मैम ब्रेकर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप्स है, और इन सबको मार्क करके और उनको रिफाइन करना होगा लोअर टाइम फ्रेम और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में उन लेवल्स को। और फिर प्राइस का बिहेवियर, जब प्राइस वेट करना होगा उस लेवल पे प्राइस के आने का, प्राइस जब उस लेवल को हिट करे तो फिर उस लेवल पे रिएक्शन देखना होगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है। अगर कोई रिएक्शन देता है तो वहाँ पे सेटअप बन सकता है। अगर प्राइस रिएक्शन नहीं देता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया है तो फिर वहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनता है। प्राइस अगर एक ऑर्डर ब्लॉक को 2 से 3 टाइम हिट कर रहा है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस वहाँ से एक बड़ा मूवमेंट, प्राइस में बड़ा मूव आ सकता है। वीकली, डेली और 4 आवर्स के ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करने की हैबिट मुझे डालनी है, क्योंकि ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को फ्रेम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप फाइंड करने के लिए? प्राइस एक्शन के बेस पे 3 टाइम फ्रेम को लेके चलना होगा साथ ही साथ, एक साथ। हाई टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। हाई टाइम फ्रेम में वीकली, डेली या 4 आवर हो सकता है, कोई भी एक चूज कर सकते हैं। हाई टाइम फ्रेम के लिए जिस भी टाइम फ्रेम में हम क्या करें, प्राइस एक्शन को आसानी से पढ़ सकें, क्लियर प्राइस एक्शन जिस भी टाइम फ्रेम में हो उसको एज ए हाई टाइम फ्रेम कंसिडर कर लेंगे। और उस हाई टाइम फ्रेम में पीडी एरेज जो भी हैं, इक्विलिब्रियम और प्रीमियम और डिस्काउंट के जो भी लेवल्स हैं उनको मार्क कर लेंगे। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में 1 आवर, 30 मिनट या 15 मिनट, तीनों में से किसी एक में जहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियर दिखे, इन हायर टाइम फ्रेम्स के लेवल्स को ट्रांसपोज करते हुए और रिफाइन करते हुए और क्लियर व्यू वहाँ पे बनाते हुए उसको रिफाइन कर लेंगे। ट्रेड में एंट्री के बाद ट्रेड को मैनेज इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के हिसाब से ही करना है, रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करना है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के हिसाब से। लोअर टाइम फ्रेम जो कि एंट्री टाइम फ्रेम होगा मेरे लिए, वो 5 मिनट हो सकता है, 3 मिनट हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, और इसका इस्तेमाल करना है मुझे स्पेसिफिक पॉइंट पे एंट्री करने के लिए और एक बहुत ही प्रिसाइज स्टॉप लॉस लगाने के लिए। लोअर टाइम फ्रेम एक अर्ली सिग्नल देता है प्राइस एक्शन में अगर किसी तरह का चेंज आता है, और अगर ये चेंज डोमिनेट करता है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन फिर डोमिनेट कर सकता है हाई टाइम फ्रेम में। तो ये एक पॉसिबल रिवर्सल यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और टाइम टाइम पे हमें तीनों टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शंस को मॉनिटर करना है, मुझे करना है। पहला स्टेप करना है कि हाई टाइम फ्रेम के की लेवल्स को मार्क करना है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होगा उसको मार्क करना है। वेट करना है प्राइस को उस लेवल्स पे आने का, रिएक्ट करने का अकॉर्डिंग टू माई बायस एंड एक्सपेक्टेशन। मेरा जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग प्राइस वहाँ पे बिहेव करना चाहिए, तभी आगे बढ़ना है। प्राइस अगर कोई रिएक्शन या कोई बिहेवियर नहीं शो करता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तो फिर उसको पास कर देना है। फिर अगर प्राइस उस हिसाब से बिहेव करता है तो वहाँ पे मुझे एंट्री पॉइंट मिलेगा जो कि मेरा पहले से मार्क किया अवेलेबल होगा, और फिर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में जाकर मैं रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करूँगा और अपना पहला टारगेट और एग्जिट पॉइंट वहाँ पे डिसाइड करेंगे। और फिर इन दोनों लेवल्स के बीच में चौथा स्टेप ये होगा कि जो भी मेरा लेवल की लेवल है हाई टाइम फ्रेम का, जहाँ से मुझे एंट्री देखनी है, और जो भी मैंने टारगेट एग्जिट पॉइंट डिसाइड किया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखनी है जहाँ रिस्क रिवार्ड मेरा कम से कम 1:2 होना चाहिए, इसके नीचे ना मिले तो ही मुझे ट्रेड में एंटर करना है, अदरवाइज ट्रेड को छोड़ देना है। और फिर वेट करना है अनदर हाई टाइम फ्रेम के की लेवल पे प्राइस
के आने का वेट करना है, फिर वहाँ पे प्राइस के रिएक्शन को देखना है, फिर हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर प्राइस रिएक्ट करता है तो फिर वहाँ पे मुझे प्ले करना है। टॉप डाउन अप्रोच और मल्टीपल टाइम फ्रेम का डायरेक्शनल अलाइनमेंट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंडिकेटर, चार्टिंग टूल, प्राइस एक्शन, तीनों चीज़ों का मुझे अप्लाई करना है और वीकली डेली टाइम फ्रेम में उन लेवल्स को मार्क करते हुए, इंडिकेटर्स और चार्टिंग टूल्स के लेवल्स को मार्क करते हुए फिर उसको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में ले जाना है, फिर लोअर टाइम फ्रेम में। तो टॉप डाउन अप्रोच अप्लाई करना है मुझे, और ये एटलीस्ट 3 टाइम फ्रेम में मुझे अप्लाई करना है, और तीनों टाइम फ्रेम के डायरेक्शनल अलाइनमेंट, प्राइस एक्शन का जो भी डायरेक्शन होगा या हमारे इंडिकेटर का जो भी डायरेक्शन होगा वो तीनों टाइम फ्रेम में एक जैसा होना चाहिए। प्राइस ट्रेंडिंग है तो तीनों टाइम फ्रेम में ट्रेंडिंग होना चाहिए, प्राइस रिट्रेसमेंट में है तो तीनों टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट में होना चाहिए, अगर प्राइस कंसोलिडेशन में है, रेंजिंग है, तो तीनों टाइम फ्रेम में ऐसे ही बिहेवियर शो करना चाहिए। अलाइनमेंट में होगा तभी कोई डिसीजन और ट्रेड सेटअप फाइंड कर सकते हैं। अगर अलाइनमेंट नहीं है, ट्यूनिंग नहीं है तीनों टाइम फ्रेम में, तो फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ चार्ट देखना है, प्राइस एक्शन देखना है। मेरा एंट्री सेटअप जिस भी टाइम फ्रेम में बन रहा है, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में, तो जो भी मेरा बायस है जिस हिसाब से मैंने ट्रेड सेटअप लिया है, अगर बुलिस है तो एटलीस्ट कम से कम 2 हाई टाइम फ्रेम बुलिस होने चाहिए और ट्रेंडिंग होनी चाहिए। अगर सेल सेटअप देख रहे हैं तो कम से कम 2 हाई टाइम फ्रेम बेरिश होने चाहिए और डाउन ट्रेंड में होने चाहिए, रिट्रेसिंग या रेंज बाउंड नहीं होने चाहिए। तो ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप फाइंड करते हैं। तीनों टाइम फ्रेम्स को मॉनिटर करते रहना है मुझे, टाइम टाइम पे एक्यूरेट डाटा लेना है उनसे, और या तो तीनों टाइम फ्रेम मेरे सामने खुले हों, हाई टाइम फ्रेम मेरा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम सेम टाइम में जिनको मैं मॉनिटर कर सकूं, या तो फिर स्विच करना है मुझे टाइम टाइम पे तीनों टाइम फ्रेम में। कुछ मार्केट कंडीशंस होती हैं स्पेसिफिक जो कि हमारे ट्रेड सेटअप को असिस्ट करती हैं लो रिस्क हाई रिवार्ड बनाने में, प्रॉफिटेबल बनाने में, हाई प्रोबेबिलिटी बनाने में। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर टाइम फैक्टर होता है, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है सेटअप, किसी भी सेटअप को। अगर टाइम टाइम और प्राइस कंबाइन हो जाए तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि कभी भी प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, रिट्रेसिंग होता है, कंसोलिडेशन में रहता है, फिर ट्रेंडिंग आता है, एक्सपेंशन होता है, रिट्रेसमेंट होता है, फिर ट्रेंडिंग होता है, स्मॉल रेंज में होता है, फिर लार्ज रेंज में होता है। तो टाइम आने पे ही प्राइस रेंज में जाएगा, टाइम आने पे ही प्राइस जो है ट्रेंड में जाएगा। अगर मेरा सेटअप लार्ज रेंज डेज को है तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, हाँ, रिस्क कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और लार्ज रेंज डेज हमेशा स्मॉल रेंज डेज के बाद आते हैं, देखने को मिलता है। अगर लो रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस में मेरा ट्रेड सेटअप बना है तो भी हाई प्रोबेबिलिटी है, और लो रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशन अपने आप ऑटोमेटिक बन जाती है अगर कोई सेटअप जो है हाई टाइम फ्रेम जैसे कि वीकली या डेली इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो या डायरेक्शनल बायस के हिसाब से अगर कोई सेटअप फ्रेम किया गया है तो वो इंटरमीडिएट या लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट या 5 मिनट के लिए ऑटोमेटिकली लो रेजिस्टेंस हो जाता है। मार्केट की एक कंडीशन होती है कि मार्केट एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरफ तेज़ी से एग्रेसिवली बढ़ता है और लिक्विडिटी वाइड क्रिएट करता है, और बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा तो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए जाएगा, ऐसा लगता है मार्केट क्रैश हो चुका है, या रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता है तो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए बढ़ता है और ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत तेज़ी आ गई है। लेकिन ऐसा होता है जैसे ही वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करता है, वी या इन्वर्टेड वी शेप की रिकवरी या डाउनफॉल शुरू हो जाता है मार्केट में। जितने ही तेज़ी से बढ़ता या घटता है मार्केट, उतनी ही तेज़ी से घटता और बढ़ने लग जाता है।
किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद। तो ऐसी जो कंडीशन होती है जब मार्केट रिवर्स करता है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से, तो वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस फील करता है, फिर बहुत ही शार्प क्विक मूव आते हैं मार्केट्स में। ये भी एक लो रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशन होती है। जो भी हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शनल बायस है उसको होल्ड करना है जब तक कि हमें कोई परफेक्ट सेटअप ना मिल जाए मार्केट में, क्योंकि मार्केट हमें हमेशा रॉन्ग डायरेक्शन में इंड्यूस करता है। एंट्री के लिए एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। एक चीज़ जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है आईसीटी का, अगर उसको भी अप्लाई करें तो हर टाइम फ्रेम में हमें ये लिक्विडिटी पूल अगर आइडेंटिफाई कर पाए कि मार्केट का नेक्स्ट डायरेक्शन क्या हो सकता है, कौन सी लिक्विडिटी कौन से स्टॉप लॉस को मार्केट हंट कर सकता है, क्या टारगेट हो सकता है मार्केट का, उस बेसिस पे भी मार्केट का डायरेक्शनल बिहेवियर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेड सेटअप को अपने उसे फ्रेम कर सकते हैं। प्राइस के नेक्स्ट मूव को एंटिसिपेट करके अगर कोई ट्रेड सेटअप फ्रेम किया गया है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है। लास्ट 3 डेज के हाई लो को मार्क करना है और न्यू डे की ओपनिंग गैप जो होते हैं मार्केट में या नए वीक के ओपनिंग गैप होते हैं उनको मार्क करना असिस्ट करता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप फाइंड करने में। और वीकली कैंडल के हाई लो को अगर फोरकास्ट कर पाएँ सही तरीके से, क्योंकि वीकली कैंडल को फोरकास्ट करना डे ट्रेडर के लिए गोल्ड माइन है। अगर उस कैंडल को सही तरीके से फोरकास्ट कर पाए और क्लोजिंग नहीं एटलीस्ट उस वीकली कैंडल के मूवमेंट को, अप या डाउन मूव को फोरकास्ट कर पाए, तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप फाइंड कर सकते हैं वीक में। अगर मैं एक दिन में 2 से अधिक ट्रेड सेटअप फाइंड मतलब बना रहा हूँ और ट्रेड कर रहा हूँ तो ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बहुत ही कम बनते हैं। अगर मैं 2 से ज़्यादा ट्रेड ले रहा हूँ तो ये सेटअप क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क वाले हैं और जिनके रिवार्ड बहुत ही कम आएंगे। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है बनने की। तो इस हिसाब से अगर मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को फाइंड करूँ इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो मैं एक ओवर ट्रेडिंग से भी बच सकता हूँ। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, एक बहुत ही बैड हैबिट है ट्रेडर की, जो कि ट्रेडर की जान ले लेती है। तो ओवर ट्रेडिंग से अगर बचना है तो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को फाइंड करके ही ट्रेड करना होगा और हर दिन जो है वो ट्रेड करने के लिए नहीं होता। जब तक कि डायरेक्शनल बायस क्लियर ना हो और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को ना फाइंड कर ले तब तक ट्रेड में एंट्री मुझे नहीं करनी है। और ये फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा रिस्क और मनी मैनेजमेंट का। ट्रेडर की 2 बुरी आदतें होती हैं जो ट्रेडर्स को किल कर सकती हैं, मतलब ट्रेडिंग करियर ख़त्म कर सकती हैं। पहली आदत होती है ओवर ट्रेडिंग की और दूसरी जो गलत आदत है वो है ओवर लेवरेजिंग या ओवर क्वांटिटी ट्रेड करने की। तो ओवर ट्रेडिंग को तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप फाइंड करने से ओवर ट्रेडिंग ख़त्म हो सकती है अगर हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप सिर्फ फाइंड करके ट्रेड करें। तो ओवर लेवरेजिंग या ओवर क्वांटिटी से बचने के लिए रिस्क और मनी मैनेजमेंट के रूल को अगर मैं सही तरीके से अप्लाई करूं तो मैं ओवर लेवरेजिंग या ओवर क्वांटिटी ट्रेड करने से भी बच सकता हूं। और रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ प्रॉपर एसएल लगाना ही नहीं होता है, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है क्वांटिटी साइज, पोजीशन साइज या क्वांटिटी कैलकुलेशन करने का हर ट्रेड के बाद, क्योंकि हर ट्रेड का अलग अलग रिजल्ट हो सकता है। कोई विनिंग हो सकता है, कोई लूजिंग ट्रेड हो सकता है, कोई ब्रेक इवन पे एग्जिट करते हैं।
तो उस हिसाब से जैसे ट्रेड का हमारा रिजल्ट होता है या फिर जैसा हमारा कैपिटल होता है, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है कि मुझे किस क्वांटिटी साइज में और किस तरह के मार्केट में ट्रेड करना है। तो सारे प्राइस सेक्शन टेक्निकल नॉलेज फेल हो जाते हैं, बिल्कुल काम नहीं करेंगे। अगर मेरे पास प्रॉपर रिस्क और मनी मैनेजमेंट का कोई फार्मूला नहीं है या मेरे रूल में वो नहीं है, तो सारे टेक्निकल नॉलेज, सारे इंडिकेटर्स और सारे प्राइस एक्शन की नॉलेज जो है फेल हो जाएगी। रिस्क और मनी मैनेजमेंट का 50 से 60% रोल होता है एक ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में। और टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स वगैरह ये जी भी जितने भी हैं, बाकी जितने भी पोर्शन हैं ट्रेडिंग के, उनका 40% रोल है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है लॉन्ग टर्म में और एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट अगर लेना है मार्केट से, तो टेक्निकल नॉलेज तो जो है वो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पास एक सॉलिड रिस्क और मनी मैनेजमेंट का फार्मूला होना चाहिए, जो कि मुझे बिना किसी डेविएशन के साथ हर ट्रेड में अप्लाई करना है। अगर रिस्क और मनी मैनेजमेंट मेरा स्ट्रांग है, ये पोर्शन अगर मेरा तगड़ा है, तो अगर मेरा विन रेट कम भी होता है, 50% हो या 50% से थोड़ा कम भी होता है, तो भी मैं लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ, रिस्क रिवार्ड सही करके 1:3 का करके। और इस तरह से ये ट्रेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, रिस्क और मनी मैनेजमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली हमें पैसा बनाना ही है, पैसा गंवाना नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरा है कि इसको कैसे करें, रिस्क और मनी मैनेजमेंट को इफेक्टिवली कैसे अपने ट्रेडिंग में लागू करूँ मैं। तो दो चीज़ों पे मुझे फोकस करना है। पहला है रिस्क और रिवार्ड रेशियो जो होता है, और दूसरा है क्वांटिटी पोजीशन। पहला रिस्क रिवार्ड रेशियो हो गया, दूसरा हो गया मुझे कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, पोजीशन साइज मेरा क्या होना चाहिए। मेरे पास जो कैपिटल है, उस कैपिटल को मुझे बढ़ाना भी है, लेकिन उस कैपिटल से ही मुझे रिस्क लेना है और उसी कैपिटल को ग्रो करना है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान देते हुए रिस्क रिवार्ड रेशियो और पोजीशन साइज का ध्यान रख के ही अपने कैपिटल को मैं ग्रो कर सकता हूँ। रिस्क रिवार्ड रेशियो पहला देखते हैं क्या है। रिस्क रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करके हम ये डिसीजन ले सकते हैं, मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि ये ट्रेड लेने लायक है या नहीं है। ये पोटेंशियल लॉस अपॉन पोटेंशियल प्रॉफिट का रेशियो होता है। और अगर रिस्क रिवार्ड 1:2 है, इसका मतलब ये होता है कि मैं किसी ट्रेड पे 1 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, 1 रुपये का एसएल है मेरा, और मैं प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया है, मैंने जो टारगेट कैलकुलेट किया है, वो मुझे प्रॉफिट देगा 2 रुपये का। अगर रिस्क रिवार्ड मेरा 1:3 है, तो उसी तरीके से 1 रुपये का रिस्क है मेरा, एसएल मेरा 1 रुपये पे है, मतलब 1 रुपये कम है और माइनस में है, और 3 रुपये का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है या जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा वो 3 रुपये का होगा। आइडियल रिस्क रिवार्ड 1:3 होता है। अगर रिस्क रिवार्ड 1:3 समझ में आ रहा है, तो ट्रेड लेना ज़्यादा सही होता है, ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए। रिस्क रिवार्ड कैलकुलेट करते हैं प्राइस एक्शन के बेस पे, इंडिकेटर के बेस पे, चार्टिंग टूल्स वगैरह के बेस पे रिस्क और रिवार्ड कैलकुलेट करते हैं, रिस्क कैलकुलेट करते हैं, टारगेट को फोरकास्ट करते हैं, क्या टारगेट मैं अचीव कर सकता हूँ, या प्राइस एक्शन के बेस पे क्या टारगेट फ्यूचर में प्राइस अचीव कर सकता है। उस हिसाब से रिस्क मेरा क्या है, क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो ये कैलकुलेट किया सकता है। और स्टॉप लॉस तो मुझे हर ट्रेड पे रखना ही रखना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। और रिस्क रिवार्ड मुझे और प्रॉफिट मुझे भी कैलकुलेट करके रखना है पहले से ही, और वो
दोगुने से थोड़ा ज़्यादा होना ही चाहिए। यानी कि मेरा रिस्क रिवार्ड हमेशा 1:2 से ज़्यादा होना ही चाहिए, तभी मुझे एंट्री लेनी है। अदरवाइज ये फिर नहीं, आगे नहीं बढ़ना है। तो टेक्निकल एनालिसिस के मुझे कैसे हेल्प करेगा? डायरेक्शनल बायस फाइंड करते हैं। मुझे लंबा बाई करना है या सेल करना है, लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है। और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस मुझे हेल्प करेगा फाइंड करने में प्रॉपर रिस्क रिवार्ड। एंट्री पॉइंट मेरा कहाँ पे बन रहा है, उस हिसाब से मेरा क्या रिस्क आ रहा है, क्या सेल आ रहा है, और क्या मेरा टारगेट पॉइंट आ रहा है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है। तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। अगला जो स्टेप मेरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, वो क्वांटिटी कैलकुलेशन का है। पोजीशन साइज मेरा क्या होना चाहिए ट्रेड में, ये पूरी तरीके से एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा अपनी क्वांटिटी पोजीशन साइज को कैलकुलेट करके ही ट्रेड में एंट्री लेता है। और इस तरह से इस कैलकुलेशन को करने से प्रोफेशनल ट्रेडर्स और गैम्बलर्स में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि गैम्बलर पोजीशन साइज और क्वांटिटी साइज का कोई ध्यान नहीं रखते, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में अपने क्वांटिटी का और अपने पोजीशन साइज का उसके पास एक पक्का कैलकुलेशन होता है कि मुझे इतने ही क्वांटिटी से एंट्री लेना है। गैम्बलिंग में रिस्क क्रिएट करता है। गैम्बलिंग में दो ही आउटकम आ सकते हैं, विन या लॉस जो भी होता है, जीते या हारे, गया तो गया, सारा गया, आया तो अच्छा खासा आया। और स्पेकुलेशन होता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है, जिसमें हम शॉर्ट टर्म मूवमेंट से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से। इसमें प्राइस में मेरे पास अलग अलग लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की, पार्शियल बुक करने का अपॉर्चुनिटी होता है, रिस्क डिफाइन करने का अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये पूरी तरीके से गैम्बलिंग नहीं होता है। और इसमें इस तरह ट्रेडिंग में हम पूरी तरह से अपने कैपिटल को नहीं खो सकते अगर स्टॉप लॉस प्रॉपर रखते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मैक्सिमम मार्केट के मूवमेंट के, मार्केट के पूरे पोटेंशियल से पूरा प्रॉफिट विड्रा कर लें या ले लें। हम अपने हिसाब से ही मार्केट में लॉस ले सकते हैं, मार्केट में प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये गैम्बलिंग से थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर रिस्क रिवार्ड सही रखें, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करें, तो ही ये गैम्बलिंग से डिफ्रेंशिएट करता है ट्रेडिंग। अदरवाइज अगर इन सब चीज़ों को नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग भी लगभग लगभग गैम्बलिंग जैसे ही हो जाएगा। एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो भी क्वांटिटी हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें और हमारे पोर्टफोलियो के या हमारे कैपिटल के ग्रोथ में या उसके डीके में एक सीधा स्ट्रेट लाइन का रिलेशन होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये एक कर्व लाइन होती है। और जो भी हम पोटेंशियल गेन करते हैं, पोटेंशियल गेन है हमारा, जो एक्सपेक्टेड गेन है, और जितनी क्वांटिटी हमने रिस्क पे ले रखी है उसके बीच एक पैराबोलिक कर्व होता है, जो कि इस ग्राफ में जैसे दिखाया गया है कि ये ग्रोथ पोटेंशियल है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये रिस्क लेवल है हमारा। तो ऐसा नहीं है कि रिस्क लेवल बढ़ाते जा रहे हैं तो ग्रोथ हमारा बढ़ता जा रहा है। एक ऑप्टिमम रिस्क लेवल पे, एक ऑप्टिमम क्वांटिटी अगर रिस्क पे रखते हैं तो ही हमारा एक मैक्सिमम ग्रोथ आता है। और ऐसा नहीं क्वांटिटी बढ़ाते गए, रिस्क बढ़ाते गए तो ग्रोथ बढ़ता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्राफ हमें ये सिखाता है कि एक हमेशा हमारे पास ऑप्टिमम, हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए, ऑप्टिमम रिस्क होना चाहिए। पहले तो जैसे जैसे रिस्क लेवल बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन एक लेवल के बाद क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है लेकिन रिस्क जो है बढ़ता जाता है, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है वो गिरता जाता है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से रिस्क लेना क्या करता है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट ट्रेड के प्रॉफिट होने या लॉस होने पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मार्केट कैसा बिहेव करेगा कोई नहीं जानता। हमें अपने रूल्स पे भरोसा करना होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। हमें जो चीज़ें कंट्रोल करने लायक हैं उन्हें कंट्रोल करना होगा। हम रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं, मैं रिस्क कंट्रोल कर सकता हूँ, मनी मैनेजमेंट से अपने कैपिटल को सेफ रख सकता हूँ।
ये सब सारी चीज़ें करने से ही कैपिटल बचा रहेगा, तो लंबे समय तक मार्केट में प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज कैपिटल अगर चला गया तो फिर एक बहुत ही डिप्रेशन होता है, बहुत ही दुख होता है फिर कि मेरा कैपिटल चला गया, मैंने रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं लिया है, या मुझे मार्केट में फिर आता नहीं है, ट्रेडिंग नहीं आती, ऐसे ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फार्मूला देख लेते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि मुझे पूरे कैपिटल का एक फ्रैक्शन ही रिस्क लेना है। बहुत सारे नियम हैं, 1%, 2%, 3% के, लेकिन मुझे फॉलो करना है 1% रूल। 1% रिस्क पर ट्रेड। एक ट्रेड पे मेरे टोटल कैपिटल का 1% रिस्क लेना है मुझे, और ये इंश्योर करता है ग्रोथ। ये इंश्योर करेगा ग्रोथ, कंपाउंड गेन। जब भाई मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा तो मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा। और चूंकि ये 1% अगर रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ मैं, तो सर्वाइवल रहता है मार्केट में। अगर ड्रा डाउन होता है या मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है, तो जब मैं लूज़ करूँगा तो भी वो क्या होगा, बहुत ही छोटा अमाउंट होगा, मेरे ओवरऑल कैपिटल का 1% ही होगा। फ्यूचर में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसका फार्मूला थोड़ा सिंपल है। क्वांटिटी या नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को का फार्मूला है रिस्क पर ट्रेड अपॉन में रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट। पर ट्रेड का हमारा क्या रिस्क आ रहा है, और एक कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने में हमारा क्या रिस्क रिवार्ड आ रहा है, मतलब क्या है स्टॉप लॉस आ रहा है। तो रिस्क पर ट्रेड 1% होगा, टोटल कैपिटल का 1% अमाउंट यहाँ रख देंगे, और ये एम चार्ट से देख लेंगे कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट पे क्या रिस्क आ रहा है। तो उसको डिवाइड करने पे हमारा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट हो जाता है। ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, और उसमें एक फार्मूला तो ये रिस्क पर ट्रेड अपॉन ऑप्शन प्रीमियम इनटू डेल्टा, क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। और दूसरा फार्मूला है कि रिस्क पर ट्रेड 1% जो भी है कैपिटल का, ओवरऑल कैपिटल का, अपॉन में रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट, वही फ्यूचर वाला। बस इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉट मल्टीप्लायर से। एक लॉट में जो भी क्वांटिटी हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, लॉट मल्टीप्लायर जो है वो है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर लॉट। एक लॉट में कितने नंबर हैं कॉन्ट्रैक्ट के। फिलहाल मैं निफ्टी 50 में 75 कॉन्ट्रैक्ट। मैं इसी फार्मूले को यूज करूँगा, रिस्क पर ट्रेड अपॉन में रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट या पर यूनिट इनटू लॉट मल्टीप्लायर। ऑप्शन क्या है कि एक डिकेइंग एसेट है। डिकेइंग एसेट है मतलब सिर्फ अगर टाइम भी बीते तो प्रीमियम जो है वो ख़त्म होता जाता है। कई सारे ग्रीक इसमें इफेक्टिव होते हैं, काम करते हैं, प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं। लेकिन मुझे दो पे फोकस करना है, एक थीटा है और एक डेल्टा है। थीटा क्या होता है, टाइम होता है, डेल्टा होता है डायरेक्शनल एक्सपोजर। थीटा की वजह से रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, टाइम जैसे जैसे किल होता है या टाइम का डीके होता है, प्रीमियम डीके होने लगता है, रिस्क बढ़ने लगता है। और ऑप्शन प्रीमियम का जो डेल्टा होता है वो एस्टिमेटेड मूव शो करता है कि ऑप्शन प्राइस में 1 रुपये का चेंज, अगर उसके अंडरलाइंग एसेट में 1 रुपये का चेंज या इंडेक्स में 1 पॉइंट का चेंज आता है, 1 हैंडल का चेंज आता है, तो ऑप्शन के प्रीमियम में कितने रुपए का चेंज आ सकता है। ये डेल्टा जो है यही बताता है कि इंडेक्स के 1 पॉइंट या 1 हैंडल चेंज होने पे या अंडरलाइंग एसेट के 1 रुपये के चेंज पे ऑप्शन के प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा, ऊपर या नीचे जो भी है।
डेल्टा की वैल्यू 0 से 1 होती है कॉल्स के लिए, और पुट्स के लिए 0 to -1 होती है। थीटा ऑप्शन बायर के लिए हमेशा निगेटिव होता है और ऑप्शन सेलर के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। डेल्टा हमेशा ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा हाई होना चाहिए, डेल्टा ज़्यादा होना चाहिए, और थीटा कम से कम होना चाहिए ऑप्शन बायर के लिए, तो भी ऑप्शन बायर के फेवर में होता है। स्कैल्पिंग करना हो या डे ट्रेडिंग करना हो एज ए ऑप्शन बायर अगर करना हो, तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरे स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.5 to 0.7 से अधिक हो, या कम से कम इतना हो कॉल के लिए, और पुट के लिए -0.5 to -0.7 हो। थीटा जो है वो देखना होगा कि स्ट्राइक प्राइस का -0.05 to -0.15 के बीच हो। अगर इस तरह का स्ट्राइक प्राइस मुझे मिलता है तो ये अगर मैं ट्रेड में एंट्री लूँ तो ये भी एक मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी जैसा ट्रेड सेटअप होगा, तो ये मेरे फेवर में, ऑप्शन बायर के फेवर में, अगर एज ए ऑप्शन बायर मुझे ट्रेड करना है तो। दूसरी चीज़ मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मैं किसी स्ट्राइक प्राइस में कॉल बाई कर रहा हूँ तो पुट को सेल भी कर सकते हैं, या तो कॉल बाई करें, या सेलर हैं तो पुट को सेल कर सकते हैं। तो मुझे सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल का चार्ट और पुट का चार्ट सामने रखना है, और मुझे ये देखना है कि कॉल में अगर बाई सेटअप है और मैं बाई करने जा रहा हूँ कॉल, उसके पुट में सेल सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट रेंजिंग है या उल्टा चल रहा है, मैं कॉल बाई करने जा रहा हूँ और कॉल में सेल सेटअप बन रहा है, और पुट के उसके सेम स्ट्राइक प्राइस के पुट चार्ट पे बाई सेटअप बन रहा हो। तो अपोजिट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा कॉल के चार्ट पे बाई सेटअप मैं सर्च कर रहा हूँ तो सेम स्ट्राइक प्राइस के पुट के चार्ट पे सेल सेटअप बनना चाहिए मेरे प्राइस सेक्शन के हिसाब से और मेरे इंडिकेटर के हिसाब से। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से हो सकता है ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड एंड रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेशन एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है तो मुझे क्या लेना है, 1% लेना है। टोटल जो मेरे पास कैपिटल है उसका क्या लेना है, 1% रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो 1 लाख का अगर 1% निकालें तो क्या आएगा, 1000 रुपये आएगा 1%। तो एक ट्रेड जो भी मैं लूँगा उस पर मेरा टोटल जो रिस्क होगा वो 1000 से ज़्यादा नहीं होगा, 1% के रूल के हिसाब से। रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जो भी हमारा एंट्री प्राइस है और उसमें से माइनस स्टॉप लॉस कर देंगे तो हमारा रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या रिस्क पर यूनिट हो जाएगा। सपोज अगर एंट्री प्राइस मेरा 240 रुपये है और स्टॉप लॉस आ रहा है मेरा 200 रुपये, तो इसको माइनस करने पे 40 रुपये का मेरा SL आ रहा है। तो 40 रुपये क्या हो गया, मेरा रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क हो गया 40 रुपये, और टोटल मुझे रिस्क कितना लेना है, 1000 रुपये का मेरा टोटल कैपेसिटी है, या टोटल मेरे रूल के हिसाब से मुझे 1000 रुपये ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे बाई करने को मिलेगा नहीं, जो भी मेरा लॉट साइज होगा उसी हिसाब से मुझे कॉन्ट्रैक्ट बाई करने को मिलेंगे। तो अगर मेरे लॉट साइज में 25 कॉन्ट्रैक्ट है तो अगर एक पे 40 रुपीज़ का SL आ रहा है तो 25 को उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हुआ, इसको डिवाइड करेंगे 1000 अपॉन में 1000 ही आएगा। तो इससे एक लॉट, मतलब अगर मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है और मेरा लॉट मल्टीप्लायर या लॉट की क्वांटिटी साइज 25 है तो मुझे एक लॉट से ही ट्रेड करना है, और उसी हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस टाइम निफ्टी का लॉट मल्टीप्लायर 75 है, मीन्स एक लॉट में 75 कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो मुझे एक लॉट ट्रेड करने के लिए 3 लाख रुपए कैपिटल की आवश्यकता होगी, रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से। अगर मैक्सिमम रिस्क ही आता है तो रिस्क घटता है तो
कम अमाउंट में भी आ जाएगा। जैसे 20 रुपीज़ अगर हो गया रिस्क पर ट्रेड, या 10 रुपीज़ हो गया रिस्क पर ट्रेड, सॉरी रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट 10 आता है, 20 आता है, तो फिर उस हिसाब से मेरा लॉट साइज बढ़ जाएगा। बट जनरली मैंने देखा है 40 रुपीज़ का एसएल आता ही आता है ज़्यादातर ट्रेड्स में। आगे देखते हैं कि अगर क्या है, मेरा एंट्री प्राइस क्या है 240, स्टॉप लॉस 220, तो क्या हो गया, रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया 20, तो उस हिसाब से मेरा लॉट साइज भी बढ़ जाएगा। रिस्क पर ट्रेड मेरा 1%, 1 लाख का है जो 1000 है, उसको डिवाइड कर देंगे। मेरा एसएल 20 रुपये का है एक कॉन्ट्रैक्ट पे, तो 25 का अगर लॉट है तो 25 कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये 1000 डिवाइडेड बाई 500 हो गया, तो क्या आ गया, 2 लॉट। तो ऐसे जैसे जैसे एसएल मेरा घटता जाएगा तो सेम कैपिटल पे भी लॉट साइज बढ़ सकता है, या एसएल बढ़ेगा तो सेम कैपिटल पे लॉट साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए मार्केट में। पोजीशन साइज जो रखना है मुझे वो डायनेमिक रखना है, मेरे ट्रेड रिजल्ट्स के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो भी मेरा पोजीशन साइज होगा वो घटता बढ़ता रहेगा। और जो भी कैलकुलेशन आएगा पोजीशन या क्वांटिटी के लिए, उसमें मुझे अगर पॉसिबल हो सके तो पिरामिडिंग करनी है। मुझे एक ही बार सारे क्वांटिटी से या सारे लॉट से ट्रेड नहीं करना। हर ट्रेड के बाद मुझे रिकैलकुलेट करना है मेरा क्या पोजीशन साइज होगा मेरे प्रीवियस ट्रेड रिजल्ट के हिसाब से। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रखना है, तभी जो मैं अपने कैपिटल को ग्रो कर पाऊँगा और उसको सुरक्षित भी रख पाऊँगा लंबे समय तक ट्रेड करने के लिए। ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे मजबूत पार्ट होता है पोजीशन साइजिंग, सबसे बेसिक चीज़ है क्वांटिटी का कैलकुलेशन रखना हर ट्रेड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हर ट्रेड के बाद पोजीशन साइज को कैलकुलेट करना होता है, और प्रॉफिट है तो बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, लॉस है तो रिड्यूस करना है तो कैसे रिड्यूस करना है, मार्केट कंडीशन वोलेटाइल है, एक्सपायरी के नियर हैं तो कितना लॉट साइज होना चाहिए, क्या क्वांटिटी साइज होना चाहिए, न्यूज़ डे है हाई है तो वोलेटिलिटी हाई रहेगी तो कैसे ट्रेड करना है नहीं करना है, प्रीवियस डे लार्ज रेंज डेज था या स्मॉल रेंज डे था, आज क्या हो सकता है, मार्केट कंडीशन क्या हो सकती है, तो प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, रेंज बाउंड हो सकता है, लार्ज रेंज हो सकता है, उस हिसाब से क्वांटिटी साइज और जो भी लॉट साइज है उसको एडजस्ट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। एक रूल है एंटी मार्टिंगल रूल, इसका मतलब ये होता है कि जब भी विन करें या प्रॉफिट में आए ट्रेड, तो नेक्स्ट ट्रेड में लॉट साइज को हल्का हल्का बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाए तो लॉट साइज को क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है। और अगर लॉस आता है तो पोजीशन की साइज प्लस स्टॉप लॉस यानी क्वांटिटी और जो हमारा रिस्क पर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो स्टॉप लॉस है वो भी कम हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा ट्रेड फाइंड करना है जिसमें हमारा एसएल भी कम हो जाए पिछले ट्रेड की तुलना में, और पोजीशन साइज तो मुझे कम करना ही करना है। मतलब लो रिस्क हाई रिवार्ड वाले होने चाहिए। जहाँ मेरा अगर 40 रुपये का एसएल आ रहा था वहाँ 20 रुपये का एसएल आया या 10 रुपये का एसएल आया, ऐसा ट्रेड मुझे फाइंड करना होगा। तो लॉस के बाद मुझे ऐसा करना है, और 2 से 3 अगर लगातार प्रॉफिट में आ गया ट्रेड तो भी मुझे एक प्रिकॉशन के तौर पे लॉट साइज को घटा देना है, क्योंकि लॉस तो आना ही आना है। लॉस आ रहा हो सकता है नेक्स्ट ट्रेड में हो सकता है 2-3 ट्रेड के बाद लॉस आए, तो ये तो परम सत्य जैसा है, इसको नहीं झुठलाया जा सकता कि लॉस नहीं होगा ट्रेड में। ऐसा कोई सेटअप बना ही नहीं जिसमें लॉस ना होता हो। दुनिया का कोई ऐसा ट्रेडर नहीं
ये ऐसा कहते हुए मैंने सुना हो कि वो ट्रेडिंग में लॉस ना करता हो। इसके पीछे से लॉजिक सिंपल सा यही है कि अगर मैं मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो मेरा कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट बुक किया मैंने तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। और कैपिटल बढ़ेगा तो 1% रूल का फार्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो अपने आप क्या होगा, क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। कैपिटल इंक्रीज हुआ, 1% अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही लॉस हुआ, कैपिटल डिक्रीज हुआ, तो कैपिटल डिक्रीज होगा, फिर वही 1% का रूल अप्लाई फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। करंट कैपिटल साइज के हिसाब से हमारी क्वांटिटी क्या होगी, घटती बढ़ती रहेगी। कई सारे फैक्टर्स पे क्वांटिटी लॉट साइज डिपेंड करता है, जैसे कि पहले डिस्कस किया। वॉलेटिलिटी होती है, ट्रेड का एग्जीक्यूशन का टाइम क्या रहा है, लेवल क्या रहा, मतलब डीप रिट्रेसमेंट में मैंने ट्रेड में एंट्री ली, राइट टाइम पे ली, जहाँ से प्राइस ने स्विंग या रिवर्सल स्टार्ट किया है, बिल्कुल ओरिजिन पॉइंट पे मैंने एंट्री लिया है, तो वहाँ मेरी क्वांटिटी क्या होगी और वहाँ से मैं पिरामिडिंग कैसे करूँगा। और या फिर मैंने बिल्कुल टारगेट के पास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, हाई टाइम फ्रेम या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का टारगेट पॉइंट जो था, वहाँ पे कहीं मैंने छोटे टाइम फ्रेम में जाके सेटअप देख के छोटा मूव को कैप्चर करने की कोशिश की, तो वहाँ मेरा लॉट साइज और स्टॉप लॉस क्या होगा। इन सारी कंडीशन पे भी क्वांटिटी डिपेंड करती है। इक्विलिब्रियम के पास रेट सेटअप बन रहा है, डीप डिस्काउंट जोन में बन रहा है या डीप चीप जोन में, डीप प्रीमियम एक्सपेंसिव जोन में सेटअप बन रहा है, तो मेरी टाइमिंग क्या है एंट्री की, मेरा सेटअप कहाँ बन रहा है, मार्केट की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से लॉट साइज भी डिपेंड करता है, कितने लॉट साइज से मुझे ट्रेड लेना है। तो एक तरीके से ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई कि, और एक रेंज हो गया कि छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं या बड़े प्रॉफिट बुक करने हैं, और प्रोबेबिलिटी क्या है ट्रेड की, तो उस हिसाब से क्वांटिटी साइज भी डिपेंड करती है। अगर टारगेट के आसपास एंट्री ले रहे हैं तो एसएल भी छोटा होना चाहिए और क्वांटिटी भी सबसे मिनिमम होनी चाहिए। और प्रीमियम और डिस्काउंट जोन में है तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हमेशा मुझे अपने साइज को रिड्यूस कर देना है, क्वांटिटी को रिड्यूस कर देना है, एसएल को रिड्यूस कर देना है, साथ ही साथ एसएल को रिड्यूस कर देना है और क्वांटिटी भी रिड्यूस कर देना है, दोनों कम कर देना है। कब कम कर देना है, जब भी मेरा एक प्रीवियस ट्रेड लॉस में जाए उसके बाद ये एक स्टेप लेना है, 2 से 3 लगातार प्रॉफिट आने के बाद ये स्टेप लेना है। और मैं अगर कोई ट्रेड हाई टाइम फ्रेम के स्विंग लो स्विंग हाई या टारगेट के पास, कोई भी टारगेट, मेरा टारगेट स्विंग हाई स्विंग लो हो सकता है जो कि रिएक्शन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है जहाँ प्राइस सपोर्ट या रिएक्ट कर सकता है, वो टारगेट हो सकता है, कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है जहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकता है। तो अगर मैं टारगेट के आसपास या उससे पहले थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाके 5 मिनट 3 मिनट में कोई सेटअप फाइंड करके एंट्री लेता हूँ, वहाँ मेरा या जो भी साइज होगा वो बिल्कुल रिड्यूस्ड होगा, स्टॉप लॉस भी बहुत टाइट होगा। हाई वॉलेटिलिटी कंडीशंस मार्केट की होती हैं, जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है या न्यूज इम्पैक्ट वाले डे जो होते हैं, उस दिन में भी मेरा लॉट साइज क्या होगा, बहुत ही मिनिमम होगा, कम से कम होगा। पिरामिडिंग कैसे करनी है, सपोज मैंने फार्मूला लगाया और मेरा लॉट साइज आ गया 5, कि मुझे 5 से लॉट साइज से ट्रेड लेना है। और तो और मैं देखूंगा कि मैं बिल्कुल टाइम पे एंट्री ले रहा हूँ, प्राइस बिल्कुल यहाँ से डीप रिट्रेसमेंट जोन में है, डिस्काउंट में है या प्रीमियम में है, डीप रिट्रेसमेंट जोन में है, यहाँ से प्राइस में रिवर्सल आ रहा है, तो मैं एक तरह से रिवर्सल के ओरिजिन पॉइंट पे ट्रेड ले रहा हूँ। लोअर टाइम फ्रेम में मुझे कंफर्मेशन हो रहा है हर चीज़ से, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है, फिर मैं पांचों सारे लॉट से एक साथ एंट्री नहीं लूँगा, एक से लें या दो से, 2 लॉट से लेंगे
लेना है। उसके बाद से लॉट साइज़ को धीरे धीरे इंक्रीज करना है छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे जैसे ट्रेड सेटअप मिलता जाएगा, रिट्रेसमेंट आता जाएगा, वैसे वैसे अगर मार्केट मेरे फेवर में या मेरे डायरेक्शन में जाता है, प्रॉफिट दिखाने लगता है, तो मैं धीरे धीरे पिरामिड, जैसे पिरामिड का शेप होता है वैसे वैसे मुझे लॉट साइज को डायनेमिक वे में बढ़ाना है। अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट मूव करने लगता है तो फिर मुझे वहीं से स्टॉप लॉस लेके निकल लेना है 1 से 2 लॉट पे। तो इस तरह से भी रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर प्राइस मेरे फेवर में बढ़ने लगा तो जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम में मुझे प्राइस एक्शन के हिसाब से एंट्री मिलेगी, तो उस हिसाब से लॉट साइज को बढ़ाते रहेंगे। तो जब पहली एंट्री सही समय पर हो जाती है और वो प्रॉफिट में चलने लगता है, तो फिर हम उसमें पिरामिडिंग या ज़्यादा लॉट को ऐड कर सकते हैं टाइम टाइम पे। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगेगा तो मुझे मेरा कैपिटल क्या दिखाई देगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और जब भी मेरा ट्रेड क्या होगा, लॉस में जाएगा, तो मेरा कैपिटल लॉस में शो करने लगेगा, माइनस में शो करने लगेगा। तो जो भी मेरा प्रॉफिट का अमाउंट होगा, उस प्रॉफिट अमाउंट से हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि उस प्रॉफिट अमाउंट के बराबर हम लॉट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। हमेशा जो है मुझे पोजीशन साइज रिकैलकुलेट करना है हर ट्रेड के बाद, कोई एक्सेप्शन नहीं करना है। और जब भी लॉस हो, पोजीशन साइज और एसएल दोनों रिड्यूस करना है। पिरामिडिंग एक स्ट्रेटेजी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन, मतलब और पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। अगर प्राइस मेरे डायरेक्शन मेरे फेवर में मूव करता है तो मेरे डायरेक्शन में मेरे फेवर में मूव करेगा तो प्रॉफिट आएगा। जो भी जिस लॉट से भी मैंने पहली एंट्री ली है उस क्वांटिटी पे एक प्रॉफिट दिखने लगेगा मुझे। उस प्रॉफिट अमाउंट के कुछ हिस्से को या उस प्रॉफिट अमाउंट के पूरे हिस्से का जो भी लॉट साइज बनता हो उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। कभी कभी ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि जब ट्रेड लॉस में जाने लगता है तो ऐसा मन करता है कि इसमें और ऐड कर दें पोजीशन, एवरेजिंग डाउन कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में मुझे नहीं करना, ये बहुत रिस्की होता है। ये जो है पूरा पूरा कैपिटल खाली कर देगा। ये एक जो है बैड हैबिट है, इसे नहीं करना। जब भी मुझे पिरामिडिंग करनी है या क्वांटिटी ऐड करनी है तो अगर प्राइस मेरे फेवर में, मेरे एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तभी मुझे करना है, अदरवाइज नहीं करना। अगर प्राइस मेरे अगेंस्ट मूव करने लगता है, मुझे लॉस दिखने लगता है, तो जो भी मेरा स्टार्टिंग एंट्री में क्वांटिटी था उस क्वांटिटी पे और वो स्टॉप लॉस लेके मुझे बाहर निकल लेना है, एग्जिट कर देना है ट्रेड से। एक फिबोनाची बेस्ड पिरामिडिंग का फार्मूला है। फिबोनाची से कैसे, अगर इनिशियल पोजीशन मेरा 100 है और प्राइस मेरे डायरेक्शन में, एक्सपेक्टेड डायरेक्शन मूव करने लगा, तो पहला एडिशन हम कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए। फिफ्थ के एक लेवल से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा जो इनिशियल पोजीशन था उससे जो है, जैसे 102.618, ये फिफ्थ का एक लेवल है। 62 शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट जो भी आ रहे हैं तो उसको मैं ऐड करूँगा। नेक्स्ट लेवल पे अगर फिर प्राइस मूव करने लगता है तो फिर जो प्रीवियस का शेयर जितने थे उससे फिर 0.618 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38 से रहा है। तो ऐसे जो है नया जो भी लॉट साइज हम एंट्री कर ऐड करेंगे वो प्रीवियस वाले प्रीवियस साइज से क्या होगा, कम होगा। इस तरह से पिरामिडिंग प्राइस एक्शन को देखते हुए, ऐसा नहीं है कि हर लेवल पे कहीं भी ऐड कर दिया। प्राइस एक्शन में अगर वो मूवमेंट आता है, उस तरह का रिट्रेसमेंट आता है इंडिकेटर बेस पे या प्राइस एक्शन बेस पे, हमें ऐसा लगता है कि अभी प्राइस टारगेट को अचीव नहीं किया है और ये अगेन एक मौका दे रहा है एंट्री का, तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है। एक बार एसएल जो मैंने पुट कर रहा है उसको मुझे इंक्रीज नहीं करना है।
लॉजिकल लेवल पे प्राइस के पहुंचने के बाद या थोड़ा बहुत पार्शियल बुक करने के बाद, प्रॉफिट बुक करने के बाद मुझे हमेशा ट्रेल करना है, उसको कम ही करना है और उसको ब्रेक इवन पे लाना है। ऐसा नहीं है कि 40 रुपये का ऐसा लगाया है तो अब उसको प्राइस नीचे जाने लगा तो उसको बढ़ा के 50 रुपये का किया, फिर 60 रुपये का किया, फिर एसएल को 80 रुपये का कर दिया। ये गलत आदतें हैं, ये बैड हैबिट्स हैं, इनको नहीं करना मुझे। वह ग्रोथ नहीं हो सकती वेल्थ में, कैपिटल कभी ग्रो नहीं कर सकता अगर अंडर बेटिंग हो या ओवर बेटिंग हो, दोनों कंडीशंस में। कम क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो भी नहीं कैपिटल ग्रो करेगा, बहुत अधिक क्वांटिटी से ग्रो ट्रेड कर रहे हैं तो भी कैपिटल ग्रो नहीं करेगा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है मुझे कि हमेशा एक ऑप्टिमम क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। फार्मूला अप्लाई करने से, मार्केट कंडीशन को मैच करने के बाद, ये सारी कंडीशंस को जब तक मैच नहीं करेंगे तब तक कैपिटल ग्रो नहीं कर सकता। और एक चीज़ एज ए ट्रेडर ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग में लॉस होता ही होता है, और मैं लगातार 10 ट्रेड में भी लॉस फेस कर सकता हूँ, फिर भी मुझे डेविएट नहीं होना है, रिस्क और मनी मैनेजमेंट से बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे भी फार्मूला मुझे अप्लाई करना है, जैसे भी मैंने प्लान बना रखा है कि लॉस होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सेम बिल्कुल वही करना है। मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम स्टॉप लॉस, और ये जब तक करते रहना है जब तक कि लॉस या इनिशियल बैलेंस जो था वो रिकवर ना हो जाए। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर हैवी लॉस ले लिया मैंने तो फिर मुझे कितना टाइम लग जाएगा उसको रिकवर करने का, या तो फिर वो मुझे कैपिटल भूल जाना होगा बिल्कुल पूरी तरीके से। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो दिखता है लेकिन लॉस नहीं दिखता। लॉस आता है तो लॉस को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। लॉस पे ही ध्यान रखना है, उसके लिए ही रिस्क और मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से अप्लाई करते हुए चलना है। फोकस क्या करना है, कौन से पॉइंट्स पे मुझे फोकस करना है। पहला पॉइंट है क्या, बाई करना है सेल करना है, मतलब लॉन्ग या शॉर्ट। अगर डिसाइड हो गया डायरेक्शनल बायस मेरा क्लियर है, नहीं मुझे आज लॉन्ग या बाई करना है, मुझे आज कॉल बाई करना है, तो और की लेवल्स मैंने मार्क कर लिए कि यहाँ रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ से ये एक्सप्लोसिव मूव आया है या डिस्प्लेसमेंट आया प्राइस में, ये रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ मेरा इंडिकेटर वीवेप या जो भी प्राइस एक्शन के बेस पे ये चीप जोन है, यहाँ पे मुझे बाई करना है, ये लेवल है। लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँगा मैं इस लेवल पे और यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के हिसाब से एंट्री लूँगा। अगर ये डिसाइड हो गया मेरा, फिर मुझे क्या करना है, वहाँ जाना है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में और रिस्क रिवार्ड देखना है कि क्या रिस्क आ रहा है, क्या स्टॉप लॉस आ रहा है, क्या प्रॉफिट गेन हो रहा है। 1:2 से ज़्यादा है, 1:3 के आसपास है, 1:3 है, आगे बढ़ना है। उसके बाद कैलकुलेट करना है कि पिछला ट्रेड मेरा कैसा था, आज की मार्केट कंडीशन क्या है, क्या हो सकती है, उस हिसाब से मेरा लॉट साइज क्वांटिटी क्या आ रहा है, क्या कैपिटल है मेरा, और उस हिसाब से क्या मुझे पोजीशन साइज लेनी है। ये कैलकुलेट हो गया। उसके बाद से स्टेप आता है क्या, लोअर टाइम फ्रेम में जाना। लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाकर ऐसा नहीं डायरेक्ट एंट्री लेना है, वहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन के बेसिस पे और इंडिकेटर के बेस पे डिसीजन लेते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और फिर ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद ट्रेड को मैनेज करना होता है, मार्केट कंडीशन को देखते हुए, मार्केट के प्राइस एक्शन को रीड करते हुए और ये एक्सपेक्टेशन करते हुए कि प्राइस का बिहेवियर कैसा होगा, उस हिसाब से फिर ट्रेड को मैनेज करना होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मुझे प्राइस एक्शन से भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और तब इतने स्टेज क्लियर करने के बाद, इतनी चीज़ें अगर मेरी सही हैं तो फिर मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये लोअर टाइम फ्रेम में जाने के बाद मुझे वहाँ पे प्राइस एक्शन को रीड करना होगा, और फिर वहाँ अगर कंफर्मेशन आता है तो ही मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। प्राइस एक्शन को हर लेवल पे रीड करते हुए ही चलना है,
इंडिकेटर, अगर इंडिकेटर के बेस पे अगर चल रहे हैं, प्राइस एक्शन के बेस पे चल रहे हैं, तो हर जगह प्राइस एक्शन और इंडिकेटर, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, या फिर हाई टाइम फ्रेम, इन सब में प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों के कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड में एंट्री लेनी है।